नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी और आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक है एक व्याकरण का जिनका नाम है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह जो व्याकरण का टॉपिक है वे आप छठी या तो सातवीं कक्षा से सीख कर ही आए हैं। फिर भी आज हम समझने वाले हैं कि विराम चिन्ह का भाषा में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करें तो विराम चिन्ह का भाषा में विराम चिन्हों का बहुत ही महत्व है। बिना विराम चिन्हों के अर्थ का अनर्थ हो सकता है और भाषा अर्थयुक्त नहीं बनती है। तो सबसे पहले हम देखें कि विराम शब्द का अर्थ क्या होता है। यदि हम बात करें तो विराम शब्द का मतलब ही होता है रुकने या तो ठहरने की प्रक्रिया। अर्थात जब हम कोई भाषा लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो लगातार समान गति या तो लय उतार चढ़ाव से नहीं बोलते हैं, परंतु बोलते समय बीच में थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, विराम लेते हैं। कहीं थोड़ा रुकते हैं, कहीं थोड़े से ज़्यादा रुकने की ज़रूरत पड़ती है, या तो कभी कभी हम अपने मन के भाव विचारों को प्रकट करते हैं। उन विचारों पर रुकने की या तो विराम लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि पाठक या तो श्रोतागण को हमारी बात समझने में आ जाए। उनके लिए हम कुछ चिन्ह या तो निशान का प्रयोग करते हैं। उन निशान को ही विराम चिन्ह के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। बोलते समय हम जैसा भाव रहता है उनके अनुसार ही ठहराव लेते हैं। सामने वाले हमारे हाव भाव से ही पहचान लेते हैं कि आखिर हम उन्हें क्या कहना चाहते हैं। तो बोलते वक्त या तो भाषा का प्रयोग करते वक्त हम बीच में कहीं रुकने का या तो विराम लेने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें ही एक प्रकार से विराम चिन्ह के रूप में हम जानते हैं। तो विराम का मतलब होता है रुकना, या तो कहीं पर बोलते वक्त या तो लिखते वक्त कहीं पर रुकना या तो ठहरना, जिन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। यहाँ पर उनकी हम व्याख्या को स्पष्ट करें तो लिखा गया है कि जिन चिन्हों का वाक्यों में रुकने ठहरने के लिए प्रयोग होता है उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। 1 मार्क्स की हमारी यह उनकी व्याख्या बनती है। यदि हमें पेपर में पूछा जाए कि विराम चिन्ह की व्याख्या को स्पष्ट करें तो आप लिख सकते हैं कि जिन चिन्हों का वाक्यों में रुकने ठहरने के लिए प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह के रूप में हम पहचानते हैं। तो मित्रों, इस पूरे टॉपिक से आपको 1 मार्क्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह में यह कौन सा चिन्ह है उनका नाम बताए, या तो कोई भी एक प्रकार लिया जा सकता है उनकी व्याख्या को स्पष्ट कीजिए, या तो कोई आपको एक उदाहरण दिए जाएंगे, या तो कोई एक वाक्य आपके सामने रखा जाएगा, उनको पहचानना है कि इनमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है या तो यह कौन से प्रकार का वाक्य है। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर लगे उन प्रकार के चिन्हों को पहचानने का प्रयत्न करेंगे, उनकी व्याख्या को समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ हमने देखा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। आगे देखते हैं, विराम चिन्ह एक प्रकार का शब्दानुशासन ही होता है। विराम चिन्हों के द्वारा वाक्य अपने सुष्ठु और परिष्कृत रूप में प्रस्तुत होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि बिना विराम चिन्हों के अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, इसीलिए भाषा में विराम चिन्हों का बहुत ही महत्व है। विराम शब्द का अर्थ होता है ठहरना या तो रुकना, जो हमने पहले ही देख लिया। यदि हम 1 मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जाए विराम शब्द का अर्थ क्या होता है, बोलते या तो लिखते वक्त थोड़ा रुकना या तो ठहरना या तो विराम लेना, जिन्हें कहा जाता है विराम। उच्चारण की दृष्टि से वाक्य को अनेक उपखंडों में विभाजित किया जाता है। विभाजित करना यानी विभक्त करना, जिसका विभाजन करना, और इन उपखंडों के विराम चिन्हों को ही विराम कहते हैं। ये पाठकों के यानी जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, ये पाठकों के भाव बोध को सरल बनाते हैं। इनसे भाव एवं विचार की स्पष्टता बढ़ती है, वाक्य गठन सौंदर्य बढ़ता है तथा भावाभिव्यक्ति सुचारू होती है, यानी सरल ढंग से की जा सकती है। ये एक प्रकार के विशेष ठहराव स्थल भी है। यदि विराम चिन्ह को कहा जाए तो एक प्रकार से विशेष ठहराव स्थल भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह क्या करते हैं, कोई भी पढ़ने वाले या तो लिखने वाले व्यक्ति के भाव बोध को भी सुचारू ढंग से यह विराम चिन्ह क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, और उनकी जो भाषा है वो अर्थपूर्ण भी बनती है। विराम चिन्हों की जरा सी त्रुटि से ही वाक्यार्थ में अंतर पड़ जाता है। त्रुटि यानी खामी। यदि हम देखें तो विराम चिन्हों की खामी की वजह से या तो गलत विराम चिन्हों की वजह से जो वाक्यार्थ है वह उनमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है, या तो उनका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। 19वीं शताब्दी से पहले हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं होता था।
18वीं शताब्दी के बाद तक तो शब्द को भी पृथक पृथक यानी अलग रूप से नहीं लिखा जाता था। इसमें शब्दों के खंड करने में दुहरुता उत्पन्न हो जाती थी यानी कठिनता उत्पन्न हो जाती थी। तो 18वीं शताब्दी के बाद तक इस प्रकार की लेखन शैली प्रयुक्त होती थी। यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है कि यह प्रकार भगवान भास्कर को नमस्कार करके सब श्रद्धालु भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और मंदिर की ओर सीधा दर्शन कर उसी प्रकार नीचे चले गए। यह पूरा वाक्य हम देखें तो 2 अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब खड़ी बोली ने ऐतिहासिक परिवर्तित युग में प्रवेश किया तो संसार की अन्य समृद्ध भाषाओं की तरह इसमें भी शब्दानुशासन की सीमाएं और मर्यादाएं निश्चित की गई। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा अधिक संप्रोष्ट तथा सुगम्य बन जाती है। हम एक बात यहाँ समझे तो जब 19वीं शताब्दी के बाद या तो उत्तरार्ध में हम देखें तो जब हमारी खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग होने लगा तो उनमें विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ और विराम चिन्ह की वजह से जो भाषा है वह अधिक सुगम्य बन गई है यानी कि स्पष्ट हो चुकी है, अर्थ समझने में स्पष्टता हो चुकी है। वस्तुतः लेखन मनुष्य की वैचारिक अभिव्यक्ति का प्रकाशन भी है। जैसा कि हम देखते हैं कि बोलते समय मनुष्य कहीं कहीं रुकता है, कहीं कुछ विचार करता है, कहीं किसी शब्द विशेष पर अधिक बल देता है तो किसी बात को कहकर चुप हो जाता है, पुनः दूसरे विषय पर बोलने लगता है। लेखन में भी मनुष्य की इस मानसिक अवस्था के अनुसार विचारांकन की व्यवस्था की गई है। तो इसी व्यवस्था को विराम चिन्ह के रूप में हम सभी लोग पहचानते हैं या तो जानते हैं। आगे हम बात करें तो एक कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि विराम चिन्हों की क्या ज़रूरत है या तो उनका महत्व क्यों है। कभी कभी विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ ही बदल जाता है। कुछ उदाहरण के द्वारा देखें तो गाओ नाचो मत। तो यहाँ हम देखें गाओ नाचो शब्द के बीच एक योजक चिन्ह लगा हुआ है मत, तो कहना चाहते हैं गाओ नाचो मत, गाना भी नहीं है और नाचना भी नहीं है, उनके लिए वे मना करते हैं। तो दूसरे वाक्य में हम देखेंगे यहाँ पर तो गाओ नाचो मत, गाओ के बाद अल्प विराम है, गाओ लेकिन नाचो मत। तो आप देख सकते हैं कि जो विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जिन विराम चिन्हों का प्रयोग होगा उनके आधार पर उनका अर्थ ग्रहण किया जाएगा। प्रथम वाक्य में गाना नाचना निषेध है यानी मनाही है, किंतु दूसरे वाक्य में केवल एक विराम चिन्ह के कारण अर्थ व्यंजित होता है कि गाओ लेकिन नाचो मत। यहाँ पर हम देखें तो योजक चिन्ह का प्रयोग था और यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग थे। जिन दोनों के अलग अलग उपयोग से हम देखें तो वाक्य में अंतर दिखाई देता है। तो विराम चिन्ह का इस प्रकार वाक्य में महत्व रहता है। रोको मत जाने दो और दूसरा वाक्य है रोको मत जाने दो। यहाँ पर विराम चिन्ह जिन शब्द के आधार पर लगा हुआ है, जिन शब्द के बाद में लगा हुआ है, उनके आधार पर उनका अर्थ भी ग्रहण होता है। रोको मत जाने दो, उन्हें रोक लेना है, जाने के लिए मना करते हैं। तो दूसरे वाक्य में रोको मत जाने दो, उनका कहने का अर्थ है कि उन्हें रोको मत, उन्हें जहाँ जाना है वहाँ जाने दो। तो इस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग जिस तरह से किया जाएगा उसके आधारित उनका अर्थ ग्रहण होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, उनकी व्याख्या क्या है। कुछ उदाहरणों के द्वारा उनकी स्पष्टता के बारे में भी हम समझने वाले हैं। खास बात यह समझने वाली है बच्चों कि यह कौन सा विराम चिन्ह है। यदि हमें परीक्षा में पूछा जाए तो उनकी परख आपको होनी चाहिए, या तो आपको पता होना चाहिए कि यह कौन सा विराम चिन्ह है, उनकी व्याख्या क्या है, उन्हें हम किस प्रकार समझ सकते हैं। तो यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है कि कौन सा विराम चिन्ह है। तो खास याद रखिएगा कि यह कौन सा विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम है तो उनका चिन्ह कौन सा है वे आपको समझना जरूरी है। खड़ी पाई, यदि हम कोई वाक्य पूर्ण कर देते हैं तो उनके अंत में हम क्या लगाते हैं, विराम चिन्ह। जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें हम खड़ी पाई के रूप में जानते हैं। तो कौन से विराम चिन्ह का कौन सा चिन्ह है उनको आपको याद रखना जरूरी है। पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उनके बाद हम देखें तो अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है, आप उनके बारे में जानते भी होंगे, समझते भी होंगे, ठीक है। फिर उनके बाद है अर्धविराम। तो अर्धविराम किस प्रकार लिखा जाता है आप सभी जानते हैं, क्योंकि पहले आप यह टॉपिक पढ़कर ही आए हैं। प्रश्नसूचक चिन्ह किसे कहा जाएगा, उनका चिन्ह कैसा होता है आप यहाँ देख सकते हैं, दिया गया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है उनको भी एक बार देख ले।
और उनके बाद है संक्षेपक चिन्ह। पहले हम विराम चिन्ह कौन कौन से हैं उनकी पहचान करेंगे, फिर उनकी व्याख्या और उदाहरण के द्वारा उस प्रकार की स्पष्टता देखेंगे। संक्षेपक चिन्ह वो किस प्रकार होते हैं? एक छोटे से बिंदु के समान। उदाहरण चिन्ह, एक उदाहरण और दूसरे उदाहरण आप देख सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा। बच्चों, यह खास याद रखने वाली चीज़ है, तो गलती मत करना। पहले उनको पहचान लेना है। कोष्ठक, हम ज़्यादातर इन कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, परंतु हम देखें तो कहीं कहीं ऐसे कोष्ठक का भी प्रयोग होता है। योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह उनसे थोड़ा बड़ा होता है, और दोनों का अंतर भी अलग अलग है। फिर आते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किसे कहेंगे? आप यहाँ देख सकते हैं, 2 पॉइंट इस प्रकार होते हैं, उन्हें विवरण चिन्ह कहा जाएगा। अर्धवाक्य सूचक चिन्ह, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, उनको आप सुधार लेंगे पाठ्य पुस्तक में भी। अर्ध सूचक चिन्ह यह गलत है, आप देखेंगे तो अर्धवाक्य सूचक चिन्ह कौन सा आएगा, यह गलत है। ऐसे डॉट डॉट करके वाक्य को आधा छोड़ दिया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धवाक्य सूचक चिन्ह। इस प्रकार के आप वाक्य के अंत में देख सकते हैं। उनके बाद है शब्द बल सूचक चिन्ह। किसी शब्द के प्रति ज़्यादा बल देने की जरूरत पड़े तब ऐसे चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि यह कौन सा चिन्ह है। कभी कभी एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जाता है कि यह चिन्ह दिया गया है, उनको पहचानिए, यह कौन सा चिन्ह है। समझ लीजिए, पूछा जाए कि यह कौन सा चिन्ह है, तो आप स्वाभाविक है कि समझ सकते हैं यह प्रश्न सूचक चिन्ह है। या तो कभी कभी हमें पूछा जाए कि यह कौन सा चिन्ह है, तो यह कोष्ठक है। और कभी हमें पूछा जाए कि यह कौन सा चिन्ह है, तो यह अर्धवाक्य सूचक चिन्ह है। तो इस प्रकार हमें प्रश्न में, एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि इस चिन्ह को पहचानिए। तो एक बात और भी हम कहें कि वाक्य अशुद्ध है तो उनका शुद्ध रूप कीजिए। आपको परीक्षा में यह पूछा जाता है कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप कीजिए, तो उस वाक्य में भी कभी कभी ऐसे गलत विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, या तो विराम चिन्ह नहीं लगाए होते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसी अशुद्धियाँ भी आप विराम चिन्हों के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं, जो भी विराम चिन्ह है उनकी व्याख्या है उनकी समझूती लेंगे और उनके उदाहरण समझेंगे। सबसे पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहा जाता है? तो इनका प्रयोग हम हमारे लिखावट में इनका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखते ही जाते हैं, कोई विराम चिन्ह का प्रयोग ही नहीं करते हैं। तो उनकी कहने का जो तात्पर्य है, या तो वे क्या कहना चाहते हैं, उनको हम आसानी से समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे विराम चिन्हों का प्रयोग करके ही हम हमारी भाषा को अर्थपूर्ण बना सकते हैं, और सामने वाला जो हम कहना चाहते हैं उसको भी आसानी से समझा सकते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? आपको चिन्ह को याद करके ही उनकी व्याख्या की समझूती प्राप्त करनी है। पूर्ण विराम किसे कहते हैं, उनका चिन्ह यहाँ दिया गया है। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में प्रयुक्त होते हैं। पूर्ण विराम कब लगाया जाता है, उनकी व्याख्या को स्पष्ट करें तो पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं। जब किसी बात का एक अंश पूर्ण होता है तो उसे पूरा वाक्य कहते हैं, और इसी पूर्ण वाक्य के सूचक अंक खड़ी पाई चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। यहाँ उनकी पूरी व्याख्या दी गई है, जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। 1 मार्क्स के प्रश्न के लिए हम इतना लिखेंगे। पूर्ण विराम किसे कहेंगे? तो पूर्ण विराम वाक्य के अंत में प्रयुक्त होते हैं जब किसी बात का एक अंश पूर्ण हो जाता है। यदि एक वाक्य के आधारित हमने हमारी बात पूर्ण कर दी है तो उनके अंत में ऐसे खड़ी पाई का चिन्ह लगाकर हम क्या करेंगे, पूर्ण विराम कहेंगे। एक उदाहरण देखते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई। यह एक बात पूर्ण हो चुकी है। क्या कहते हैं, जब किसी बात का एक अंश पूर्ण हो चुका है कि बिल्ली है वह रास्ता काट गई है, तो एक बात यहाँ समाप्त हो जाती है, एक अंश पूर्ण हो जाता है, तो उनके अंत में यहाँ पर हमने लगाया है पूर्ण विराम। पंडित जी ने पत्र लिखा या तो पत्र देखा, तो एक अंश पूर्ण हो चुका, तो उनके अंत में हमने क्या लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं और वे कहाँ पर लगाए जाते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरा विश्राम। पूर्ण विराम एक खड़ी पाई होता है। जब किसी बात का एक अंश पूरा हो जाता है तो उसे पूरा वाक्य कहते हैं, तब पूर्ण विराम लगाया जाता है।
और वाक्य के इसी सूचकांक को पूर्ण विराम के रूप में हम जानते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने यहाँ दिए गए हैं, उनको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं कि पूर्ण विराम किसे कहा जाता है। अब उनकी बात करें तो इन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम विश्राम की स्थिति प्रदान करता है। कुछ विशिष्ट पत्रिकाओं में अंग्रेजी भाषा की तरह डॉट का भी प्रयोग होता है। हम गुजराती या तो कोई अंग्रेजी भाषा लिख रहे हैं तो पूरा वाक्य जो होता है उनके अंत में हम डॉट का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी में हम खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। उनके बाद आता है दूसरा प्रकार, दूसरा विराम चिन्ह अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार उनका चिन्ह होता है। तो अब समझते हैं कि उनका प्रयोग कब होता है। जब एक ही वाक्य में अनेक पदबंध अथवा उपवाक्य एकत्र हो जाते हैं तो उन्हें पृथक करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अल्प विराम कहा जाता है। वाक्य बोलते समय हमें कभी थोड़ा ठहराव करने की ज़रूरत पड़े या तो ठहरने की ज़रूरत पड़े, या तो जब एक ही वाक्य में अनेक पदबंध होते हैं, कई पद होते हैं अथवा कई ऐसे उपवाक्य होते हैं, तो उन्हें अलग करने के लिए, पृथक या तो अलग करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उन्हें अल्प विराम के रूप में जाना जाता है। यह उनकी क्या हो गई परिभाषा या तो व्याख्या। वाक्य वचन की प्रक्रिया में यह चिन्ह क्षणिक विराम या तो क्षणिक विश्राम का सूचक होता है। हरीश मोना के साथ गया, थोड़ा हमने ठहर लिया। शत्रुघ्न मथुरा से राम के साथ गया और सिंह वहीं रह गया। तो यहाँ कई ऐसे उपवाक्य है तो उनके बीच में थोड़ा ठहराव के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उन्हें अल्पविराम के रूप में पहचाना जाता है। या तो कई उपवाक्य है जिनमें उन्हें अलग करने के लिए थोड़ा विराम कर लेने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें हम अल्पविराम के रूप में पहचानते हैं। या तो पूरे एक वाक्य में हम देखें तो कई ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उनके बीच बोलते वक्त विराम लेने की जरूरत पड़े तो यहाँ एक उदाहरण देख सकते हैं। नीरज, पंकज, राजीव, संजीव, गौतम, प्रवेश और दामोदर आज आ रहे हैं। तो हम देखें तो एक से कई व्यक्ति के नाम यहाँ लिए गए हैं तो उनका नाम लेते वक्त बीच बीच में हमें थोड़ा विराम लेने की ज़रूरत होती है, तब भी हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वह विराम चिन्ह होता है अल्प विराम, यानी थोड़ा रुकना। अल्प यानी थोड़ा रुकने की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें हम अल्प विराम के रूप में जानते हैं। तुम वहाँ जाओ, कुछ देर बैठो, तब जा सकोगे। तो यहाँ आप देखेंगे तो एक से अधिक उपवाक्य का प्रयोग किया गया है तो बीच बीच में उन्हें अलग करने के लिए जहाँ ठहराव किया गया है और जहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस विराम चिन्ह को अल्प विराम के रूप में हम पहचानते हैं। अल्प विराम प्रयोग के कुछ नियम भी है, द्रष्टव्य है, या तो उनके कुछ नियम भी हम देख सकते हैं। वाक्यांश में वाक्य के साथ जुड़े रहने का संकेत अल्प विराम कहलाता है। पूरा वाक्य है, पूर्ण नहीं किया है, लेकिन दोनों वाक्य को जोड़ने का जो कार्य करता है वह अल्प विराम करता है। वह आया, बैठा और चला गया। पूरा वाक्य समाप्त करना है लेकिन उन्हें जोड़कर रखना है, अलग अलग नहीं करना है, परंतु बीच में थोड़ा विराम लेने की जरूरत होती है तो उन्हें हम अल्प विराम के रूप में पहचानते हैं। अथवा, और, तथा, लेकिन जैसे यौगिक शब्दों से पहले अल्प विराम का प्रयोग नहीं होता है। यह बात खास हमें याद रखनी है। कहीं कहीं हम ऐसे अवयव का प्रयोग करते हैं अथवा, और, तथा, लेकिन जैसे यौगिक शब्द का प्रयोग करते हैं वाक्य में तो वहाँ हमें अल्प विराम का प्रयोग नहीं करना है। जैसे जनार्दन, लक्ष्मण और शाम चले गए, माँ, वह अथवा ज्ञान यहाँ आ जाएंगे। तुम जाओ लेकिन जल्दी आ जाना, यहाँ एक गलती है, और है तो उनके आगे विराम चिन्ह नहीं होगा। कन्हैया, शंकर तथा गिरिधर बात कर रहे हैं। वाक्य में यदि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अथवा, और, लेकिन, तो उन शब्दों के आगे हम विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे। तीसरा है वहाँ शब्दों का पुनरावृत्ति हो, वहाँ अल्प विराम प्रयुक्त होता है। जैसे वह ऊंचे से और अधिक ऊंचे से कूद सकता है तो वहाँ पर हम ऐसे अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, यानी कि शब्दों का पुनरावृत्ति होती है, शब्दों को दोहराया जाता है, एक ही शब्दों को बार बार दोहराया जाता है, तब वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। वाक्य के वाक्य खंड को पृथक रखने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जो हमने उनकी व्याख्या की समझौती प्राप्त की तब भी उनका प्रयोग देखा था। वह मकान, एक वाक्य, जो कल तक चमचमा रहा था, दूसरा उपवाक्य, आज धूल में मिल गया। तो इन तीनों को जोड़े रखने के लिए बीच बीच में कहीं हमें विराम की लेने की जरूरत हुई तो उन्हें अल्प विराम के रूप में हम पहचानते हैं। सुकेतु, दशरथ का भतीजा,
आज मर गया। तो यहाँ आप देखेंगे एक से अधिक व्यक्तियों के नाम का उल्लेख हुआ है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। कुछ उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में है जिनको पढ़कर अल्प विराम की समझौती आप प्राप्त कर सकते हैं। जब संबोधन कारक से युक्त शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। संबोधन कारक से युक्त शब्द वाक्य में आरंभ में ही हो तो उनका प्रयोग अल्प विराम का प्रयोग हो सकता है। हरि मोहन तुम जा नहीं रहे। अरे मोहन, यह तुमने क्या कर दिया। तो मोहन को संबोधन किया जाता है कि तुमने यह क्या कर दिया, तब मोहन शब्द के पीछे अल्प विराम का प्रयोग होता है। वाक्यांश में अनेक क्रिया विशेषणों के प्रयुक्त होने पर अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। अनेक क्रिया विशेषण, रमन कपड़े उतारकर, तेल लगाकर, ऊपर की बुर्जी से यमुना में कूद पड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रिया विशेषणों में यहाँ पर उनके पहले या तो उनका प्रयोग करने पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो यह पूरा हमने देखा कि अल्प विराम कहाँ कहाँ पर लगाए जाते हैं और उनका प्रयोग कब होता है। तो वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए और वाक्य को जोड़े रखने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग होता है उन्हें अल्प विराम के रूप में हम पहचानते हैं। दो प्रकार हमने देखा। तीसरा प्रकार है अर्धविराम। इस चिन्ह को हम किस रूप में पहचानते हैं, तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा डॉट होता है और उनके नीचे एक अल्प विराम का चिन्ह होता है, तो उन्हें हम अर्धविराम के रूप में पहचानते हैं। अब समझते हैं कि अर्धविराम की व्याख्या क्या है। तो अर्धविराम का प्रयोग अल्प विराम की भांति होता है, यानी उनके समान ही होता है, किंतु इस विराम का प्रयोग अल्प विराम से कहीं अधिक देर रुकने के लिए किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग थोड़ा ठहरने के लिए होता है, तो अर्धविराम का प्रयोग कब होता है, अल्प विराम से ज़्यादा ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम वाक्य को पृथक पृथक खंडों में विभाजित करता है, अथवा कहा जा सकता है कि अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। यह उनकी व्याख्या यहाँ पर स्पष्ट की गई है, जिसको आपको क्या करना है, मौखिक रूप में तैयार करना है। अर्धविराम किसे कहा जाएगा, तो वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ज़्यादा ठहरने की ज़रूरत पड़े तब अर्धविराम का प्रयोग किया जा सकता है। आप इस प्रकार शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। लिखते समय वाक्य में अल्प विराम से कहीं अधिक देर रुकना होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य को क्या करता है, पृथक पृथक यानी अलग अलग खंडों में उन्हें विभाजित करता है। एक उदाहरण हम देखें, तुमने उसे पकड़ लिया लेकिन वह भाग निकला। यहाँ आप देखेंगे तो अल्प विराम से ज़्यादा रुकने की ज़रूरत हुई। एक वाक्य खत्म होने के बाद हमें अल्प विराम से ज़्यादा रुकने की ज़रूरत हुई, तो उन्हें वहाँ जो चिन्ह लगेगा उन्हें अर्धविराम के रूप में हम पहचानते हैं। तुमने उसे पकड़ लिया लेकिन वह तो भाग निकला, तो बीच में हमें अल्प विराम से ज़्यादा रुकने की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें हम अर्धविराम के रूप में पहचानते हैं। जब वाक्य और वाक्यांश में एक दूसरे का संबंध स्पष्ट करना हो और उस वाक्यांश को मुख्य वाक्य से जुड़े रखने के लिए भी अर्धविराम का प्रयोग होता है। इसकी समझौती प्राप्त करना जरूरी है कि जब वाक्य और वाक्यांश में एक दूसरे का संबंध एक दूसरे के साथ स्पष्ट भी करना है और उस वाक्यांश को मुख्य वाक्य के साथ जोड़े रखने के लिए भी अर्धविराम का प्रयोग होता है। वह पहुंचा हुआ सिद्ध है, यह भी सभी मान गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि वह व्यक्ति वहाँ पहुँच गया है, वह तो बात सिद्ध है और सभी ने इस बात को मान भी लिया है। दो वाक्य को जोड़ने के लिए बीच में जहाँ ठहरने की जरूरत पड़ी है तो वह है हमारा अर्धविराम। इस प्रकार कई वाक्य है जिनको पढ़कर आप अर्धविराम की समझौती देख सकते हैं। उनके बाद है प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह किसे कहा जाएगा, उनका चिन्ह कौन सा है। प्रश्न चिन्ह जिनका प्रयोग हम ज़्यादातर करते हैं, या तो आपके प्रश्न पेपर में भी जो प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्न चिन्ह का निशान होता है, क्योंकि वे आपको पूछ रहे हैं कि इनका उत्तर क्या होगा। तो उनसे हम पता चलते हैं कि प्रश्नात्मक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। किसी भी वाक्य में जब इस प्रकार का चिन्ह लगाता है तो समझ लेना चाहिए कि वाक्य बोलने वाला सुनने वाले से प्रश्न कर रहा है। कभी कभी इस प्रश्न चिन्ह के न लगने से वाक्यांश को अर्थ भी बदल जाता है। कभी कभी बोलने वाला सामने वाले से कुछ पूछना चाहता है तो वे उसका जो भाव है वह इस प्रकार होगा कि वह उन्हें स्पष्ट हो कि वे मुझे कुछ पूछना चाहता है और मुझे उनका उत्तर देना है। ऐसे प्रश्नसूचक चिन्ह न लगाने से वाक्य का अर्थ भी कभी कभी बदल जाता है। यहाँ आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। यह उनकी व्याख्या है जिनको आपको समझना है। तुम क्यों जा रहे हो,
मैं इसे कैसे करूं, वह कहाँ है, तुम कब आओगे। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है उन्हें हम प्रश्न सूचक चिन्ह के रूप में पहचानते हैं। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नात्मक वाक्यों के अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है उसे प्रश्न सूचक कहते हैं। यह उनकी व्याख्या है। तो इसके अलावा उनका प्रयोग कब होता है, तो संदेहात्मक अथवा व्यंग्यात्मक वाक्यों में जिस शब्द विशेष पर संदेह व्यक्त किया जाता हो वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। कोई वाक्य में किसी भी प्रकार की शंका या तो किसी भी प्रकार का व्यंग्य हो और कोई शब्द पर संदेह व्यक्त किया जाता है, शंका व्यक्त की जाती है, तो वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि संदेहात्मक अथवा व्यंग्यात्मक वाक्यों में जिस शब्द पर संदेह व्यक्त किया जाता है वहाँ भी जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रश्न सूचक चिन्ह के रूप में भी जानते हैं। एक उत्तर यहाँ दिया है, सुनीता फाजिम थी, या तो उन पर एक प्रकार की क्या है, शंका व्यक्त की गई है। उसने देश का उद्धार किया, तो वे एक प्रकार का संदेह है, शंका उत्पन्न करता है कि वे व्यक्ति ने किया है। उनके मन में इस प्रकार की शंका है तो उनके अंत में जो चिन्ह लगा है उसे प्रश्न सूचक चिन्ह के रूप में हम पहचानते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों से जुड़ा रहता है तो वहाँ प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। मैं जानता हूँ कि वह क्या करेगा, शास्त्री जी कैसे मरे, इसे कौन नहीं जानता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों से जुड़ा रहता है तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। उनके बाद आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादिक बोधक चिन्ह किससे कहते हैं वे आप जानते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर ज़्यादा गलती करते हैं। तो विस्मयादिक बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, तो इस प्रकार का होगा, जिस वाक्य में हर्ष यानी आनंद, विषाद यानी दुख, आश्चर्य, भय, करुणा, घृणा, दया आदि के भाव व्यक्त करने की जरूरत हो तो वहाँ वाक्यांत में यानी वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है, कभी हमें भय लगता है, कभी किसी बात से कोई नफरत होती है, तो कभी हम कोई चीज़ देखकर आनंद में आ जाते हैं, हमें आश्चर्य होने लगता है, तब वाक्य के अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उन्हें विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मय यानी किसी भी प्रकार का आश्चर्य प्रकट होता है तो उन्हें हम विस्मयादि बोधक चिन्ह के रूप में पहचानते हैं। हाय मैं मरा, अरे यह क्या हो रहा है, वाह क्या आनंद आ रहा है, हाय वह चल बसा। इस प्रकार शब्दों के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उन्हें हम विस्मयादि बोधक चिन्ह के रूप में पहचानते हैं। तो आदरणीय संबोधन व्यक्त करने हेतु भी यह चिन्ह प्रयोग होता है। वह कैसे, तो हे प्रभु मेरा उद्धार करो, गुरुजी मुझे बचाओ, हे माँ आशीष प्रदान करो, हे माँ तेरा ही सहारा है। तो इस प्रकार जब हम आदरणीय संबोधन करते हैं या तो आदरणीय युक्त वाक्य या तो शब्दों का प्रयोग करते हैं तब भी ऐसे विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उन्हें हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो उनके बाद का प्रकार है संक्षेप चिन्ह। संक्षेप चिन्ह किसे कहेंगे, एक छोटा सा डॉट के आधारित। इस प्रकार के संक्षेप चिन्ह तब प्रयोग होते हैं जब हम किसी शब्द को पूर्ण न लिखकर अपूर्ण कर लिख देते हैं तथा उसके आगे डॉट यह चिन्ह लगा देते हैं तो उस अपूर्ण शब्द का पूर्ण अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। जब कोई एक शब्द है या तो कोई नाम है तो उनके बाद हम क्या करते हैं, एक डॉट लगा देते हैं, तो वह अपूर्ण शब्द ही हमें फिर भी पूर्ण शब्द का रूप ग्रहण कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। MA, PhD, MS विद्यालय, गुप्ता, या तो कभी कभी हम ऐसा लिखते हैं स्वर्गीय के लिए स्व, उनके बाद डॉट लगाते हैं, पंडित के लिए प लगाकर उनके बाद डॉट लगाते हैं, डॉक्टर के लिए पूरा शब्द ना लिखकर डो लिखकर हम डॉट कर देते हैं। तो इस छोटे से डॉट के द्वारा ही डॉक्टर शब्द पूरा है वह हम समझ जाते हैं। तो ऐसे चिन्ह को संक्षेप चिन्ह के रूप में हम जानते हैं। कभी कभी हम लिखते हैं पंडित मोहनलाल, तो पंडित पूरा ना लिखकर प लिखकर डॉट कर देते हैं और मोहनलाल लिखते हैं, तो हम उसको पढ़ते किस प्रकार है, प मोहनलाल नहीं पढ़ते हैं लेकिन पंडित मोहनलाल के रूप में भी हम उन्हें पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के चिन्ह को क्या कहा जाएगा, संक्षेप चिन्ह कहा जाएगा। उनके बाद आते हैं उदाहरण चिन्ह। तो 2 उदाहरण चिन्ह होते हैं और 1 उदाहरण चिन्ह भी होते हैं। जब किसी वाक्यांश अथवा शब्द के विशेष अभिप्राय से अथवा किसी दूसरे ग्रंथ से उद्धृत करके जैसे का तैसा लिखा जाता है तब उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या क्या है
जब किसी वाक्यांश अथवा शब्द के विशेष अभिप्राय से अथवा किसी दूसरे कोई ग्रंथ से कोई वाक्य आपको पसंद आया और उसको आप जैसा का तैसा ही लिखेंगे, तब ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ लीजिए ऐसे चिन्ह किस प्रकार होते हैं। उनके बीच जो वाक्य लिखा जाता है उनके आसपास करते हैं, या तो कोई कृति का नाम हो या तो कोई कर्ता का नाम हो, तो उनके आसपास हम चिन्ह करते हैं, वह एक अवतरण चिन्ह होगा। और जो जैसा का तैसा वाक्य हमें लिखना है तो उनको हम दो अवतरण चिन्ह में लिखेंगे, यानी उदाहरण चिन्ह में लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं प्रायः कवि का उपनाम, कविता का शीर्षक, लेख का शीर्षक एक ही अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। कोई लेखक है, उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा है तो उनका जो नाम है वह हम क्या करेंगे, एक अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। रामायण, महाभारत, कोई समझ लीजिए कोई पुस्तक का नाम लिख रहे हैं तो उसे हम एक अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। और रामायण या तो महाभारत का कोई एक कोटेशन है जो आपको बहुत ही अच्छा लगा है, जो आप निबंध में लिखना चाहते हैं, कोई पंक्ति आपको अच्छी लगी है जो आप निबंध में लिखना चाहते हैं, तो उस पंक्ति को आप क्या करेंगे, दो अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। और जिस पुस्तक से वह लिया गया है उसको हम एक अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। तो कविता का शीर्षक हो या तो गद्य का कोई शीर्षक हो, उनको भी हम एक अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। जब किसी अन्य पुस्तक से शब्दों को जैसे के तैसा लिखना हो तो दोहरे अवतरण चिन्ह में या दोहरे उदाहरण चिन्ह में लिखा जाता है। जब किसी नाम विशेष को इंगित करना हो तो उन्हें हम एक अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यह साहित्य के जटिलतम प्रश्न कहे जा सकते हैं। पुस्तक का उदाहरण, कोई पुस्तक से यह वाक्य लिया गया है तो उन्हें दो अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त का सशक्त रचना है, उनकी एक सशक्त रचना है, मैथिली शरण गुप्त की एक पुस्तक या तो एक रचना, कृति का नाम है तो उन्हें एक अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि एक अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है और दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग या तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है। यह गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में लिखा है। यहाँ आप देख सकते हैं रामचरितमानस एक कृति की बात है, तो यहाँ पर उन्हें एक अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। तो आपको याद रखना है कि एक अवतरण चिन्ह कब प्रयोग होते हैं या तो दोहरे चिन्ह का प्रयोग कब होता है, यह बात आप यहाँ से समझ सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर हम समझने वाले हैं कोष्ठक चिन्ह। यहाँ पर लिखा नहीं है, उस प्रकार का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप क्या करेंगे, लिख देंगे कोष्ठक चिन्ह। क्या करना है आपको, पेंसिल से लिख देना है कोष्ठक चिन्ह, ठीक है। चलो, ज्ञानचंद्र हरीश गिरीश के पिता है, वे आए थे। उसकी समझ बहुत कमज़ोर है, यानी उनकी नॉलेज, उनकी समझ यानी नॉलेज। गणित में इस प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो इनकी व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन हम इनको समझना चाहते हैं। कोष्ठक किसे कहेंगे, तो किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने तथा संवाद में पात्रों की मानसिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बार मैं उनकी व्याख्या बोल रही हूँ, तो समझ लीजिए कि किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने तथा संवाद में पात्रों की मानसिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। क्रम सूचक अंकों एवं अक्षरों के साथ भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि गणित में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार उनका प्रयोग होता है। कभी कभी लेखक अपना अभिप्राय व्यक्त करने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग करता है। नेताजी हवाई दुर्घटना में मारे गए, हालांकि श्री सेन इसे नहीं मानते हैं, तो यहाँ पर एक व्यक्ति के मन के भाव विचार जो है वह कोष्ठक में लिखे गए हैं। नेहरू जी ने परोक्ष रूप से साम्यवादी व्यवस्था चीन की तरह नहीं स्वीकार किया था। तो इस प्रकार कोष्ठक का प्रयोग किया जा सकता है। उनके बाद है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कभी कभी वाक्य में आप लोगों ने ऐसा चिन्ह देखा होगा दो शब्दों के बीच। तो सामासिक यानी समान उच्चारण या तो समान अर्थ वाले शब्द अथवा पुनरुक्त यानी दोहराने वाले शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह उनकी व्याख्या है। आप उदाहरण देख सकते हैं, रात दिन, हानि लाभ, जीवन मरण, राम लक्ष्मण। समान उच्चारण वाले या तो समान अर्थ वाले ऐसे दो शब्दों के बीच जिन चिन्ह का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, योजक चिन्ह कहेंगे। तो दोहराने वाले जो अर्थ होते हैं उनके बीच में भी ऐसे चिन्हों का प्रयोग होता है। देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा, रुकते रुकते चला गया। तो उनकी व्याख्या कौन सी है कि जब समान उच्चारण वाले या तो दोहराने वाले जो शब्द होते हैं उनके बीच में ऐसे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उनके बाद है निर्देशक चिन्ह। इन दोनों में आप गलतफहमी हो सकती है। योजक चिन्ह छोटा सा होता है और निर्देशक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है।
तो निर्देशक चिन्ह किसे कहेंगे? यह चिन्ह योजक चिन्ह से कहीं बड़ा होता है। जब किसी विशेष शब्द को बल देकर प्रस्तुत किया जाता है अथवा उस विशिष्ट शब्द के विषय में कुछ कहा जाता है तब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह कब प्रयोग होता है? समान उच्चारण वाले अर्थ हो या तो दोहराने वाले अर्थ हो तब उनका प्रयोग होता है। और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो योजक चिन्ह से कहीं बड़ा होता है और किसी विशेष शब्द पर बल देकर किसी बात को प्रकट करना हो अथवा उस विशिष्ट शब्द के विषय में कुछ अधिक कहना हो तब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसने कहा था, उसने क्या कहा था? मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। इस वाक्य पर बल दिया जा रहा है तो उसको प्रकट करने के लिए उनके आगे क्या होगा? कौन सा चिन्ह होगा? निर्देशक चिन्ह होगा। उनके बाद आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किससे कहा जाएगा? तो आप देख सकते हैं उनका प्रयोग इस प्रकार का होता है। इस प्रकार के विवरण चिन्हों का प्रयोग तभी होता है जब किसी अभिप्राय से कुछ विवरण अथवा सूचना व्यक्त की जाती है। यह उनकी व्याख्या है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब किसी अभिप्राय से कुछ विवरण अथवा सूचना देनी हो तब ऐसे चिन्हों का प्रयोग होता है। निम्नलिखित ढंग से इसे स्पष्ट किया जाएगा। इस प्रकार के चिन्ह लगाकर हम क्या करते हैं? उनको समझते हैं। तो आगे हम देखते हैं विवरण चिन्ह किसे कहेंगे। आपने उनका अर्थ समझ लिया, उनकी व्याख्या यहाँ पर है। उनके बाद आता है अर्धवाक्य सूचक चिन्ह। तो उनका चिन्ह कौन सा है? यहाँ पर दिया गया है। जब किसी वाक्य अथवा शब्द को कौतूहल, आश्चर्य अथवा अनावश्यक समझकर पूरा नहीं लिखा जाता तो उन्हें अर्धवाक्य सूचक कहा जाता है। तो लगाकर उसे छोड़ दिया जाता है। वाक्य क्या होता है? जब किसी आश्चर्य के लिए या तो वाक्य खुद अपने आप समझने के लिए ऐसे चिन्ह का प्रयोग होता है उन्हें अर्धवाक्य सूचक कहा जाता है। तुम चले आना, नहीं तो क्या होगा? इस वाक्य सामने वाले के मन में क्या करता है? कोई प्रकार का आश्चर्य उत्पन्न करते हैं या तो कौतूहल उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ऐसे अर्धसूचक चिन्ह। वाक्य पूरा नहीं लिखा जाता है लेकिन चिन्ह के आधारित सामने वाले व्यक्ति को खुद को क्या करना है? उसे समझना है। उसने कहा, तुम निरुपमा, फिर आगे डॉट डॉट करके वाक्य को आधा छोड़ दिया है और सामने वाले व्यक्ति को समझने के लिए या तो आश्चर्य के लिए उसे खुद समझना है। ऐसे चिन्ह को अर्धवाक्य सूचक चिन्ह कहा जाता है। फिर उनके बाद है शब्द सूचक आंक चिन्ह। इस प्रकार ड करके छोड़ दिया जाता है। जब किसी शब्द विशेष पर अधिक जोर दिया जाता है तब इसका प्रयोग होता है। किसी शब्द पर ज़्यादा जोर देना है तब क्या करते हैं? ऐसे चिन्ह का प्रयोग होता है। गणेश, आगे मत जाना इस शब्द पर जोर दिया गया है कि तुम्हारे लिए आगे खतरा है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम वहाँ सुरक्षित नहीं हो। ऐसे कई वाक्य को समझाने के लिए जब इससे कई शब्द पर बल देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राम, तुम कहाँ हो इस शब्द पर बल दिया गया है तो वहाँ चिन्ह जो लगा है उसे हम क्या कहेंगे? शब्द बल सूचक चिन्ह। जब एक ही पृष्ठ पर एक विषय को दूसरे संदर्भ में प्रारंभ से लिखना होता है तो विषय के अंत में क ख ग का चिन्ह लगाकर पृष्ठ पर उस विषय को अंतिम रूप दे दिया जाता है। रामायण, महाभारत, भागवत, इस प्रकार को क्या कहेंगे? एक अलग ही चिन्ह कहा जाएगा। फिर उनके बाद है तुलना सूचक चिन्ह। किसी तुलना करने के लिए हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो जिन्हें क्या कहा जाएगा? तुलना सूचक चिन्ह। यह चिन्ह बराबरी, समानता अथवा तुलना के लिए प्रयुक्त होता है। यह उनकी छोटी सी व्याख्या है। प्रायः इसका प्रयोग गणित में देखा जाता है। हिंदी में भी शब्दार्थ प्रकट करने में इसका प्रयोग होता है। यदि समानार्थी शब्द हम लिखते हैं तो उनके बीच में भी ऐसे ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। रवि तो उनका अर्थ होता है सूर्य, राकेश तो उनका अर्थ होता है चंद्रमा। इस प्रकार या तो 2 + 1 यानी 3, तो इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम उनके बीच जो चिन्ह लगाया जाता है उन्हें तुलना सूचक शब्द या तो तुलना सूचक चिन्ह कहते हैं। उनके बाद है समाप्ति सूचक चिन्ह। यहाँ उनका अलग से प्रकार नहीं दिया गया है लेकिन एक बात स्पष्ट की गई है कि समाप्ति सूचक चिन्ह वे कैसे होते हैं। यह चिन्ह रचना, लेख, समीक्षा एवं कथन की समाप्ति पर लगाया जाता है। यदि आप कोई पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो गद्य समाप्त हो जाने के बाद ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया गया होता है। या तो कोई हम देखें तो कई बड़े बड़े लेख होते हैं, वह समाप्त होने के बाद अंत में ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो उनका अर्थ क्या होता है? यह चिन्ह रचना, लेख, समीक्षा एवं कथन की समाप्ति पर लगाया जाता है। यानी कि यह चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका है, इस बात यहाँ समाप्त हो चुकी है, यह बात यहाँ समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे चिन्हों का प्रयोग होता है तो उन्हें हम समाप्ति सूचक चिन्ह के रूप में पहचानते हैं। यह प्रकार अलग से नहीं लिखा है लेकिन उनको भी हमें समझना है। तो बच्चों, आप लोगों ने
पूरे चैप्टर में विराम चिन्ह किसे कहते हैं, या तो विराम शब्द का अर्थ क्या है, या तो कौन सा प्रकार का चिन्ह कौन सा है, तो उनके बारे में हमने यहाँ उदाहरण और व्याख्या के द्वारा उनकी समझूती प्राप्त की है। आपकी पाठ्य पुस्तक में पूरा यह टॉपिक दिया गया है, उनको एक बार देख लेंगे, यानी कि उनको एक बार पढ़ लेंगे और कौन सा चिन्ह किस प्रकार का कौन सा चिन्ह है उनको एक बार देख लेंगे, ताकि परीक्षा में यदि पूछा जाए कि यह कौन सा चिन्ह है या तो इनकी व्याख्या कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, उनको आसानी से लिख सकते हैं, पढ़कर आप उनको आसानी से लिख पाएंगे। पूरा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। उनके जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं वे हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते।